नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में डिप्टी सीएम पद के लिए जाट चेहरे को लेकर अब चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इस बार बीजेपी की वोट सारी कोको ने बनाई। सबसे बड़ा धन्यवाद हाउ का जिसने कोको खा लिया। योगी सरकार में संजीव बालियान को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। क्या बड़े जाट नेता के तौर पर उभरेंगे बालियान? 2024 के लिए 22 में जाट कार्ड खेलेगी बीजेपी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जिक्र अब यूपी की राजनीति में होने लगा है। 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही बीजेपी 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आगे की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसलिए बीजेपी यह भली भांति जानती है कि अगर उन्हें 2024 का रण जीतना है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी बड़े जाट नेता को शामिल करना होगा। लेकिन आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पहले ही अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में मौजूद है। किसान नेता राकेश टिकैत भी जाटों के बीच आंदोलन के बाद अपनी अच्छी पैठ बना चुके हैं। वैसे तो बीजेपी जयंत चौधरी को आने के लिए न्योता दे चुकी है, लेकिन जयंत चौधरी की ओर से कोई भी रेस्पॉन्स न होने की वजह से अब बीजेपी जाटों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए संजीव बालियान को सामने ला सकती है। पश्चिम में बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है जाट? 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए जाट बाहुल्य पश्चिम यूपी सबसे बड़ी चुनौती थी। वजह थी किसान आंदोलन, जिसमें क्षेत्र के जाट सक्रिय रूप से शामिल थे, क्योंकि लंबे समय तक कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर धरना चला, जिसके बाद भाजपा भी भयभीत थी। पश्चिम यूपी की 71 सीटों का चुनाव भाजपा के पूरे संगठन के लिए सबसे मुश्किल था। तमाम चुनौतियों के बावजूद भाजपा ने पश्चिम यूपी की 71 सीटों में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की। और खास बात यह है कि बागपत जनपद जैसे रालोद के गढ़ से इस बार भी भाजपा 3 में से 2 सीटें निकाल पाने में सफल रही। सत्यपाल सिंह व संजीव बालियान में कौन बड़ा जाट नेता? डिप्टी सीएम पद के लिए सत्यपाल सिंह व संजीव बालियान का नाम अब निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अगर भाजपा को पश्चिम में जाटों को साधना है तो उनके सामने संजीव बालियान व सत्यपाल सिंह एक विकल्प के तौर पर हो सकते हैं। वैसे बागपत सांसद सत्यपाल सिंह और संजीव बालियान का नाम कुछ लोग उछाल रहे हैं। इनमें बागपत सांसद सत्यपाल सिंह की दावेदारी अधिक मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि सत्यपाल सिंह के संसदीय क्षेत्र की 3 सीटें मोदी नगर, बागपत, बड़ौत भाजपा बीजेपी जीतने में सफल रही। जबकि मुजफ्फरनगर जैसे जाट बाहुल्य इलाके में जहां से केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान आते हैं, भाजपा 6 में से केवल 2 ही सीटें जीत पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। जयंत चौधरी के गठबंधन में क्या रही कसर और क्यों कामयाब नहीं हो पाया सपा रालोद का गठबंधन? उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। जनता ने निर्णय लिया था, जनता निर्णय लेना भी चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। सरकार की इशारे पर नहीं चल रहा है। जब लखनऊ से डीएम को फोन जा रहा है कि मुझे ये सीट जीतनी किसी। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़े, ओबीसी का भी है। चुनावी घमासान और राजनीतिक बयानों के बीच यूपी की पिक्चर अब साफ हो गई है। एक बार फिर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली है, जबकि सपा और उसके सहयोगियों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। अखिलेश यादव की कप्तानी में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन महज 125 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। चुनावी हार के बाद अब वक्त है विश्लेषण का। चुनावी नतीजों को देखें तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को पहले ही चरण में बड़ा झटका लगा है।
जहां वोट शेयर के मामले में भाजपा सपा से 18% आगे रही, तो वहीं रालोद भी महज 8 सीटें ही जीत पाई और अपना दल कमेरावादी का तो खाता तक नहीं खुल पाया। अपना दल पार्टी के नेता पल्लवी पटेल ने भले ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से हरा दिया हो, लेकिन वो भी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी भी कप्तानी पारी नहीं खेल पाई और उसके 1/3 से भी कम उम्मीदवार जीत दर्ज कर सके हैं। साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे कुल 343 उम्मीदवारों में से मात्र 111 ही जीत दर्ज कर पाए। वहीं सुभाषपा के 17 में से 6 उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे और पार्टी का स्ट्राइक रेट 35% रहा। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी का तो खाता तक नहीं खुल पाया। 5 सीटों में से एक भी सीट उनके खाते में नहीं गई, जबकि रालोद के 33 प्रत्याशियों में से 8 ने ही जीत दर्ज की और आरएलडी का स्ट्राइक रेट महज 24% रहा। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का भी उतना फायदा सपा रालोद गठबंधन को नहीं मिल सका जितनी उम्मीद चुनाव से पहले लगातार लगाई जा रही थी। दरअसल चुनाव के विश्लेषण के बाद अब आरएलडी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस चुनाव में जाट मुस्लिम गठजोड़ काम नहीं आया। 84 साल पुराने छपरोली के किले को तो जयंत ने बचा लिया, लेकिन बाकी जगहों पर खासा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। अपने भाषणों को लेकर योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर निशाना साधने वाले जयंत चौधरी खुद भी चुनाव नहीं लड़े। उनकी पत्नी चारू चौधरी ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इस चुनाव में अगर पहले चरण की बात की जाए तो 58 सीटों की, तो इसमें से बीजेपी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं सपा आरएलडी गठबंधन को सिर्फ 12 सीटों पर जीत मिली है। दूसरे चरण में 55 सीटें थी, जिसमें सपा रालोद को 28 जबकि भाजपा गठबंधन को 27 सीटों पर जीत मिली है। दूसरे चरण के ज्यादातर जिले मुस्लिम बहुल्य थे। ऐसे में रिजल्ट इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि सपा ने अपना वोट बैंक तो सुरक्षित रखा, लेकिन आरएलडी अपनी बिरादरी को अपने पक्ष में वोट बैंक में तब्दील करने में शायद असफल रही और अब ऐसे में 2024 की राह भी बड़ी मुश्किल लग रही है। बागपत लोकसभा में छपरोली, बड़ौद, बागपत विधानसभा के अलावा मेरठ की सिवाल खास और गाजियाबाद की मोदीनगर विधानसभा भी आती है। इनमें छपरोली और सिवाल खास पर आरएलडी ने जीत दर्ज की है, जबकि मोदीनगर, बड़ौद और बागपत पर आरएलडी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रही। बहरहाल पूरे चुनाव के बाद आए रिजल्ट को देखकर यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पश्चिम में आरएलडी अपने वोट बैंक को साधने में नाकामयाब रही और इसी वजह से सीटों को हासिल करने में काफी पीछे रह गई जितनी उसने उम्मीद की थी। अब आगे की राह कैसी और कितनी मुश्किल होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क, शामली। और किसान आंदोलन से चर्चाओं में आया उत्तर प्रदेश का लखीमपुर में भारी विरोध के बाद भी कैसे 8 सीटें बीजेपी जीत गई, देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में कुछ इलाकों में और वहां की विधानसभा सीटों पर तो मानो जैसे चमत्कार सा हुआ हो। जी हां, इन्हीं में एक है लखीमपुर खीरी। पिछले साल किसान आंदोलन के दौरान यहां थार कांड हुआ था, जो न सिर्फ प्रदेश भर बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बना। यहाँ के निघासन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तिकुनिया इलाके में थार गाड़ी से कई किसानों को कुचल दिया गया था। इसमें कुछ किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी। आरोप लगा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा और बीच चुनाव उन्हें जमानत भी मिल गई, जिसे लेकर पूरा विपक्ष सरकार पर आग बबूला हुआ और इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन 10 मार्च को आए चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया। बीजेपी ने 2017 वाला प्रदर्शन दोहराते हुए जिले की 8 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा लिया।
दरअसल लखीमपुर खीरी जिले की 8 विधानसभा सीटों में से सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। यहाँ की सीटों में पलिया, निघासन, गोला, गोरखनाथ, श्रीनगर, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता और मोहम्मदी शामिल है। चुनाव परिणाम में भाजपा को सबसे बड़ी जीत उसी निघासन सीट पर मिली है जहां तिकोनिया की घटना हुई थी। जिले की 8 सीटों के घोषित चुनाव परिणाम में निघासन सीट से भाजपा उम्मीदवार शशांक वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के आरएस कुशवाहा को 41,009 मतों के बड़े अंतर से हराया है। निघासन वही क्षेत्र है जहां स्थित तिकोनिया गांव में पिछली 3 अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप लगा था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की गाड़ी से कुचलकर यहां लोगों की मौत हुई है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। तभी से यहां चुनावी माहौल बदल गया था। विपक्षी दलों ने तिकोनिया कांड मामले को लेकर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा था और अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग भी की थी। इसी घटना को लेकर किसानों में जबरदस्त नाराजगी भी देखी जा रही थी और माना यह जा रहा था कि भाजपा को विधानसभा चुनाव में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन चुनाव परिणाम से अलग ही तस्वीर सामने आई है और निघासन सीट से भाजपा उम्मीदवार को 1,26,488 वोट हासिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8 डेस्क, शामली। और 21 मार्च को लखनऊ में जयंत चौधरी की बैठक में क्या रहेंगे अहम मुद्दे और किसे मिलेगा क्या पद, जानिए इस खास रिपोर्ट से। राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी प्रमुख चौधरी जयंत सिंह 21 मार्च को लखनऊ में रालोद विधायकों की बैठक लेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी के पुनर्गठन में नए और युवा चेहरों को कमान दी जा सकती है। बैठक में पार्टी का विधायक दल नेता और उपनेता भी चुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक छपरौली से दूसरी बार विधायक बने डॉक्टर अजय कुमार को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना सीट से विधायक बने राजपाल बालियान को उपनेता चुना जा सकता है। सपा के साथ गठबंधन करके लड़ी आरएलडी की इस बार 8 विधायक चुनकर आए हैं। इसमें शामली सीट से प्रसन्न चौधरी, थाना भवन से अशरफ अली, छपरौली से डॉक्टर अजय कुमार, बुढ़ाना से राजपाल बालियान, मीरापुर से चंदन चौहान, पुरकाजी से अनिल कुमार, सिवालखा से गुलाम मोहम्मद और सादाबाद सीट से प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू चुनाव जीते हैं। ये सभी विधायक चौधरी जयंत सिंह के दिल्ली आवास पर जाकर मुलाकात भी कर चुके हैं और अब 21 मार्च को इन सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया गया है, जहां पार्टी प्रमुख, विधायक दल के नेता और उपनेता का चुनाव होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव का परिणाम आते ही रालोद ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश, क्षेत्रीय और जिला संगठन के साथ ही सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया है। हाईकमान के निर्णय से संगठन पदाधिकारियों को झटका लगा है। पार्टी नेताओं के अनुसार संगठन को और ज्यादा प्रभावी और धारदार बनाने के लिए पुनर्गठन किया जाएगा। पार्टी के प्रति युवाओं के झुकाव और जोश को देखते हुए इस बार संगठन में अनुभव के साथ जोश को भी तरजीह दी जाएगी। कई पुराने नामों के साथ इस बार कई नए नाम भी शामिल होंगे। संगठनों का पुनर्गठन चरणवार किया जाएगा और पार्टी प्रत्याशी की रेस से बाहर हुए नेताओं को भी संगठन में बड़े पद देकर साधा जा सकता है। रालोद ने विधायक चुनाव की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। ये जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक सुरेंद्र शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया है कि कमेटी में पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा, अश्वनी तोमर और जनेंद्र नरवार को शामिल किया गया है। ये कमेटी चुनाव लड़े सभी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से संवाद कर पार्टी अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बता दें कि पार्टी की तरफ से 33 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया था। इसमें से 8 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 80 डेस्क शामली। और आपकी राष्ट्रीय पार्टी बनने में क्यों है देरी और क्या होंगी शर्तें, आइए आपको बताते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पार्टी को 117 में से 92 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई है। दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं गोवा विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने खाता खोला है और 2 सीटों पर फतह हासिल की। अब आपकी नजर इस साल के आखिर में 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, जहां अच्छे प्रदर्शन के बाद उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। पंजाब में तमाम रिकॉर्ड बनाते हुए आपने 92 सीटों पर जीत हासिल की है। पार्टी को पंजाब में 42% वोट शेयर मिले हैं। इससे पहले 2017 में आपने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 20 सीटें हासिल की थी। तब आपको सत्ता तो नहीं मिली थी, लेकिन वो मुख्य विपक्षी दल बन गया था। तभी से पार्टी वहां लगातार मेहनत कर रही थी और आज नतीजे सबके सामने हैं। बात करें गोवा विधानसभा चुनाव की, तो यहां आपको 6.8% वोट और 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अब गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं हिमाचल का कार्यकाल भी जनवरी 2023 तक है। दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी कड़ी मेहनत कर रही है। आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद से ही ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 3 शर्तें तय हैं। इनमें से कम एक शर्त पूरी करने पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल सकती है। आपको इन 3 शर्तों के बारे में बताते हैं। पहली शर्त है, कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में प्रादेशिक दल की मान्यता रखे। प्रादेशिक क्षेत्रीय दल बनने के लिए 8% वोटों की जरूरत होती है। दूसरी शर्त, कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीत जाए। तीसरी शर्त, 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करे या विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 2 सीटें मिल जाए। एक विकल्प ये भी है कि विधानसभा में कम से कम 3 सीटें मिल जाए, भले ही वोटों की हिस्सेदारी कुछ भी रही हो। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव में गोवा में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल की शर्तें पूरी कर दी है। अब अगर गुजरात या हिमाचल या फिर दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसे राष्ट्रीय दर्जा मिलना तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क शामली। और 2017 में महज 1 सीट जीतने वाली आरएलडी कैसे बनी उत्तर प्रदेश की 4थे नंबर की पार्टी, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। मैं कोई चवन्नी को जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे जैसे ही आए वैसे ही कई तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में कई ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर बातें सामने आने लगी है। उन्हीं में से एक सबसे चर्चित चेहरा रहा जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल अब यूपी में 4थे नंबर की पार्टी बन गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद को 8 सीटें हासिल हुई है। उन्होंने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि पहले और दूसरे नंबर की पार्टी इससे काफी दूर है, तो वहीं तीसरी पार्टी में भी थोड़ी सीटों का अंतर है। फिर भी सच ये है कि जयंत चौधरी की आरएलडी अब यूपी में 4थे नंबर की पार्टी बन गई है। आगे कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के बारे में। जयंत चौधरी देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं।
जयंत चौधरी का जन्म चौधरी अजीत सिंह और राधिका सिंह के घर 27 दिसंबर 1978 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। उनके पिता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं। वो भारत सरकार में मंत्री भी रहे थे तो कई बार सांसद भी चुने जा चुके थे। वहीं उनके दादा चौधरी चरण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार देश के प्रधानमंत्री रहे थे। जयंत चौधरी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डिग्री लेने के बाद राजनीति में एंट्री ली थी। उन्होंने अपने पिता चौधरी अजीत सिंह को अपना राजनीतिक गुरु माना था। बात करें जयंत चौधरी की तो जयंत ने 2009 से सक्रिय राजनीति में एंट्री ली थी, जिसके तहत उन्होंने 2009 के चुनाव में पहला लोकसभा चुनाव मथुरा से लड़ा था, जिसे वो जीतने में सफल भी रही। इसके बाद वो 2012 के विधानसभा चुनाव में मथुरा की मांड विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। जयंत चौधरी ने 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवारी की थी, लेकिन उन्हें दोनों ही चुनावों में सफलता नहीं हासिल हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में जयंत मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी से चुनाव हार गए थे। इस चुनाव में हेमा मालिनी को 84,236 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जयंत चौधरी को 69,808 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी बागपत सीट से मैदान में थे, लेकिन इस चुनाव में भी वो जीत हासिल नहीं कर सके थे। उन्हें भाजपा के डॉक्टर सत्यपाल से हार का सामना करना पड़ा था। जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह के बीते वर्ष मई में निधन हो गया था, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी उनके बेटे और पार्टी के उपाध्यक्ष चौधरी जयंत के कंधों पर आ गई। जयंत चौधरी को उनके पिता और दादा की तरह ही 20 सितंबर को एक पारंपरिक रस्म पगड़ी समारोह में चौधरी पद का सम्मान दिया गया। उन्हें समुदाय के प्रमुख के तौर पर मान्यता देने के लिए सभी प्रमुख खाप छपरोली कस्बे में जुटी थी। इसके बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। पश्चिम में 8 सीटें जीतने के बाद जयंत की पार्टी को मानो फिर से एक जीवन दान मिला है। सबसे खास बात तो ये रही कि इस विधानसभा चुनाव में सपा ने आरएलडी के अलावा कई पार्टियों से गठबंधन किया था, लेकिन इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरएलडी ने किस तरीके से बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी समेत असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, केजरीवाल की आप पार्टी, ओपी राजभर की सुभाषपा और कांग्रेस और बसपा जैसी बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए एक स्थान हासिल किया है। और यही वो नतीजे हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि जयंत चौधरी ने फिर से आरएलडी में एक नई जान डाल दी है। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि पश्चिमी यूपी में करीब 20% जाट मतदाता हैं, जबकि पूरे प्रदेश में करीब 4% है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जयंत चौधरी इस जीत के जरिए अपने पिता और दादा की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका पूरा लेखा जोखा अब 2024 में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क, शामली। और योगी कैबिनेट के चेहरों पर क्या है सस्पेंस और क्या मिल पाएगी केशव प्रसाद मौर्य और सुरेश राणा को मंत्रिमंडल में जगह? देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। यूपी में योगी सरकार की वापसी के बाद कौन सा कद्दावर नेता मंत्री पद की शपथ लेगा, इस पर चर्चा अब तेज हो गई है। लेकिन योगी मंत्रिमंडल में 2 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर कई तरह के कयास और अटकलें अभी से लगाई जाने लगी है।
जिसमें गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। इनके नाम पर मंत्रिमंडल में एक बार फिर शामिल होने पर संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सुरेश राणा अपनी ही विधानसभा सीट पर चुनाव हार चुके हैं। हालांकि राजनीति में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि सुरेश राणा को विधान परिषद के जरिए सरकार में लाया जा सकता है। चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या सुरेश राणा को एक बार फिर योगी सरकार में मंत्रालय में जगह मिल सकती है। वहीं दूसरा नाम यूपी के डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य का भी इन दिनों चर्चाओं में है। यूपी चुनाव में बीजेपी ने भले ही जीत का परचम लहराया हो, लेकिन अब एक सवाल उठने लगा है कि योगी के पुराने साथियों का क्या होगा। क्या उन्हें योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी? बात सुरेश राणा की करें या केशव प्रसाद मौर्य की, क्या इन दोनों ही चेहरों को योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी? इसी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं और चर्चाएं होने लगी है। पिछली सरकार में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को दो गुटों में माना जा रहा था। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का नाम मुख्यमंत्री के नाम में भी शामिल था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने केशव प्रसाद मौर्य टिक नहीं पाए और उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी पर ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही विधानसभा सीट सिराथू से चुनाव हार गए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य योगी कैबिनेट में नहीं हो सकते, बल्कि केंद्रीय राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री हो सकती है। हालांकि यह सब अटकलें हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य इतनी आसानी से यूपी को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। भले ही केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही सीट हार गए हो, लेकिन आज भी केशव प्रसाद मौर्य के खेमे के कई सारे विधायक हैं, जिनके बलबूते पर केशव प्रसाद मौर्य यूपी में अपनी जगह की मांग कर सकते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी कैबिनेट में इन दोनों चेहरों को क्या कोई जगह मिल पाती है, या फिर इस बार नए चेहरों के साथ योगी का मंत्रिमंडल सजाने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। और योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से पहले ही क्यों शुरू हो गया उत्तर प्रदेश पुलिस का ठोकोराज, देखिए। राधे राधे। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। यूपी में नई सरकार के बनने के साथ ही ठोकोराज एक बार फिर से शुरू हो गया है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने बयानों में ये कहते हुए नजर आते हैं कि 10 मार्च के बाद सबकी गर्मी उतार दी जाएगी। तो भैया, शायद यही वजह है कि यूपी में आजकल गर्मी बढ़ने लगी है और साथ ही बढ़ने लगा है बदमाशों के मन में पुलिस का खौफ। यूपी में एक बार फिर से पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल पुलिस लगातार बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर बदमाशों को ठोकने का काम कर रही है। दरअसल मतगणना के बाद यानी 10 मार्च से अब तक महज एक हफ्ते के अंदर ही पुलिस हर दिन बदमाशों को ठोकने का काम कर रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की ठोको नीति बदमाशों के मन में खौफ पैदा कर अपराध पर लगाम लगा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क, शामली। और नोएडा के मिथ को तोड़कर दोबारा कैसे सीएम बने योगी आदित्यनाथ, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। यूपी में क्या योगी की कुर्सी को खतरा था?
नोएडा जाने से क्यों नहीं कतराए सीएम योगी? सीएम के नोएडा वाले अंधविश्वास पर योगी प्रहार। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा ने अपनी जीत के साथ कई सारी अंधविश्वास भरी कहानियों पर विराम लगा दिया है। आपको बताएंगे एक ऐसी ही अंधविश्वास से भरी कहानी जिसके डर से उत्तर प्रदेश के कई सीएम नोएडा जाने से भी कतराते थे, क्योंकि कहा जाता था सीएम की कुर्सी पर रहते हुए नोएडा गया तो मानो वह सीएम की कुर्सी नहीं बचा पाया। सपा सरकार में सीएम रहते हुए अखिलेश यादव कभी नोएडा नहीं गए, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता था अगर वह नोएडा चले गए तो शायद उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। तो वहम था कि नोएडा जाने से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं नोएडा। देखिए, मैं जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, अगर बिल्ली रास्ता काटे तो मैं रुक जाता हूं। मैं मानता हूं, मैं उस धारणा को खत्म नहीं कर सकता। नहीं तो योगी जी का क्या होगा? ये मैं कैसे कह सकता हूं? मेरा कोई संपर्क नहीं है भगवान से। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को ही फतेह नहीं किया, बल्कि अंधविश्वास से भरी ऐसी कहानियों पर भी विराम लगा दिया जो अंधविश्वास उत्तर प्रदेश में कई दशकों से चला आ रहा था। सीएम योगी उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के दौरान कई बार नोएडा गए, जिस दौरान सीएम योगी से मीडिया ने नोएडा के अंधविश्वास को लेकर भी सवाल किए थे, लेकिन उन्होंने सभी सवालों का जवाब एक ही झटके में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनाकर देने का काम किया है। एक समय ऐसा था जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बारे में कहा जाता था कि कोई मुख्यमंत्री यहां आएगा तो बहुत दिनों तक अपने पद पर नहीं बना रहेगा, और डर के मारे लोग नहीं आते थे। जिनकी ईश्वर में आस्था नहीं, लेकिन उनकी कुर्सी पर इतनी आस्था थी कि कुर्सी कहीं ना चली जाए, इसके लिए उन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा आना ही बंद कर दिया था। हम लोगों से पूछा गया, जब विगत वर्ष कालका जी को से मेट्रो की कनेक्टिविटी को उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तभी लोग मुझसे कहते थे कि क्या आप नोएडा आएंगे? तो हमने कहा क्यों नहीं आएंगे, क्या ये नोएडा उत्तर प्रदेश से बाहर है क्या? तो मैंने कहा ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है, तो उत्तर प्रदेश के किसी भी भाग में मुझे जाने में न पहले संकोच था न आगे संकोच होगा। हम लोग सत्ता में बने रहने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता के माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए आए हैं, और इस परिवर्तन को लाने के लिए हर प्रकार की तैयारी के साथ हम लोग आए हैं, और इस प्रकार के किसी भी अभिषिप्त मानसिकता को ठीक करने की क्षमता हम लोग रखते हैं, और इसीलिए उस समय भी मैं आया था, उसके बाद भी आया हूं, आज पुनः आया हूं, आगे फिर मैं आपके बीच में आऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। और फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक बार फिर आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार आप बने रहिए न्यूज 80 के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।